मेरा नाम समर है और मैं एक अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। बहन भाइयों में मेरा नंबर सबसे छोटा है और हम सभी इकट्ठे रहते हैं। मेरे दादा एक अमीर इंसान थे और उनकी तमाम औलादें उनके साथ रहती थी। वो पूरी जायदाद के मालिक थे, लेकिन उन्होंने अपने इस जायदाद को नाम करने के साथ ये शर्त रखी थी कि सब लोग एक ही छत के नीचे इकट्ठे रहेंगे और सब बहन भाई आपस में रिश्तेदारियां करेंगे और कोई भी बाहर खानदान से शादी नहीं करेगा। मेरी बचपन से ही अपने चाचा के बेटे से मंगनी तय थी। मुझसे बड़े 3 भाई थे जो सब शादीशुदा थे। सब भाइयों की शादियां कजिन्स के साथ हुई थी और सब इकट्ठे एक साथ रहते थे। जो कि मेरी उम्र अभी 17 साल थी, मेरी माँ की जॉइंट फैमिली को पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि सब लोग अलग अलग रहे, लेकिन मुझे सब कजिन के साथ रहना और उनके साथ मौज मस्ती करना बहुत पसंद था। मेरी माँ कहती थी कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जब ये जुल्म करने पर आते हैं तो ये नहीं देखते कि ये क्या कर रहे हैं। पता नहीं, शायद उन्होंने मेरी माँ के साथ कोई जुल्म किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता वह लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि वे मुझे सब बहुत प्यार करते थे और मैं एक खूबसूरत लड़की थी। सब कहते थे समर लाखों में एक है। बस मेरे एक चाचा थे जो कि बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप घर रहकर पढ़ाई हासिल कर सकती हैं। बाकी लड़कियों ने भी 10वीं कर ली, इसलिए उन्होंने मुझ पर प्राइवेट पढ़ाई करवाई। वे बहुत अच्छे थे, उनके अपने बेटे भी जवान थे। उन्होंने अपने घर के बेटों को पढ़ने की इजाज़त दी थी, लेकिन बेटियों को सिर्फ 10वीं करवाया था। मेरी माँ के ख्याल में ये कितनी बुरी बात है, लेकिन मुझे तो वैसे भी पढ़ने का कोई शौक नहीं था और मेरी माँ खानदान की वजह से भी मेरे रिश्ते से खुश नहीं थी। मेरी कजिन की शादियाँ करवा दी गई थी और मेरा रिश्ता क्योंकि मेरे कजिन के साथ बचपन से तय था, इसलिए मेरा भी शादी का कोई इरादा ही नहीं था। मुझे शादी करने का कोई शौक न था। मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं बोल सकती थी और ये कहा गया कि घर में काम करने वाले बहुत सारे नौकर हैं और हम खुद कुछ भी काम नहीं करते थे। जो भी काम होता नौकर कर देते। सिर्फ खाना पकाना हम खुद करते थे, क्योंकि मेरे दादा को नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं था। और जब मेरी शादी होगी तो मुझे कहा गया कि तुम सिर्फ आराम करो, तुमने किसी काम को हाथ नहीं लगाना, सारी जिंदगी तुमने काम ही करना है। सारा मेरा ख्याल रख रहे हैं, इसलिए मेरे कामों के लिए भी एक नौकरानी जिसका नाम कोमल था, इसको रखा गया। और कोमल की एक अजीब आदत थी कि वह हर वक्त अजीब तरीके से नकाब लेकर रखती थी। उसने अपना दुपट्टा अपने मुंह में डाला होता था, यानी उसका आधा चेहरा ही नजर आता था, और वो कहती थी कि मेरे चेहरे पर दाग है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। हम लोगों का इस मामले में बोलने का कोई शौक नहीं था, ना ही हमें इतना ज्यादा बोलने की इजाजत थी। हमारे घर में ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ था और घर के कम नौकर करते थे। जब मेरी शादी की तैयारी होने लगी तो मेरे सारे कजिन शादी करके हवेली में रहते थे। जब सबकी शादी हो जाती तो उनके अलग अलग कमरे बनवा दिए जाते थे, लेकिन मेरा कमरा दूसरे पोर्शन पर बन रहा था कि नीचे जगह कम थी। मेरी बाकी कजिन्स ने कहा कि चलो तुम कम से कम अलग जा रही हो, ऐसा लगता है कि हमारी शादी हुई नहीं है। अपने ही घर में रह रह के कोई नई बात नहीं है, कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वही शक्ल जो बचपन से देखते आए हैं। ऐसे थोड़ी शादी में कोई कशिश रहती है। मैंने कहा कि तुम लोगों की सोच के बारे में मुझे नहीं पता चले, मुझे तो बस अपना पता है। कोमल मेरे सारे काम करती थी और मेरे पीछे पीछे रहती थी। वो मुझे बहुत गौर से देखती थी, मेरी बड़ी तारीफें करती थी कि आप बहुत ज्यादा प्यारी हैं। कभी मेरे लिए कोई अच्छी सी खाने की चीज बना देती थी। एक दिन मैं बालों में तेल लगा कर के बैठी थी तो कहने लगी आपके सर में दर्द हो रहा है। मेरा सर दबाया, कहने लगी कि मैं आपके लिए सूप बना देती हूँ, सर्दी का मौसम है इसलिए नहाने से आपके सर में दर्द हो रहा है। मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर जब शादी के दिन करीब आ गए तो वही कजिन जिसके साथ मेरी शादी होनी थी, उसका नाम अमन था, वह सीढ़ियों से गिर गया। इसको इतनी ज्यादा चोट लगी कि वह फिलहाल शादी करने की हालत में नहीं था। इसको अस्पताल लेकर गए। इसके बाद वह बिस्तर पर पड़ गया। इसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। हफ्ते बाद शादी थी और बेचारे के साथ क्या हो गया। सब लोग परेशान भी थे और बहुत ज्यादा फिक्रमंद भी थे। उनका कहना था कि लगता है नजर लग गई है। शादी आगे हो गई। 2 महीने मुझे तो कोई मसला नहीं था। मैं अमन के लिए परेशान थी क्योंकि वह मेरा होने वाला पति था, लेकिन इतनी ज्यादा परेशान भी नहीं थी। कम से कम 2 महीने में आराम कर सकती थी। मेरी तो वैसे भी सेवा हो रही थी, लेकिन जब उससे पूछा कि तुम कैसे गिरे हो तो कहता है मुझे नहीं पता।
मैं नहीं जानता कि मैं कैसे गिर गया। मेरे चाचा ने कहा, क्या कह रहे हो? और फिर वह बोला कि सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर मोबाइल देख रहा था और फिर मैं अचानक गिर गया। तो चाचा ने कहा, इस फोन को आग लगे जिसकी वजह से तुम्हारा ध्यान हट गया और तुम सीढ़ियों से गिर गए। उन्होंने सबको डांटना शुरू कर दिया। अमन ने बोला कि मेरा फोन की तरफ ध्यान जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं था। मैं ऐसे नहीं खड़ा था कि एकदम से नीचे गिर जाऊं। सब अमन का ख्याल रखने लगे। डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर कोई ज्यादा नहीं है, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को 2 महीने लगेंगे, इसके बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। शादी की तैयारियां दोबारा होने लगी। कोमल बहुत उदास थी। उससे मेरी आंटी ने पूछ लिया कि तुम क्यों इतना उदास हो? कहने लगी, कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने ऐसा मुंह बना रखा है जैसे तुम किसी मौत वाले घर में हो। तो कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब किसी बच्चे की विदाई होती है तो मेरा दिल बड़ा दुखता है। सबने कहा, ये विदा थोड़ी हो रही है, ये तो अपने घर में ही रहेगी। ये बड़ी खुशनसीबी है, इसे अपने माँ बाप से भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके ससुराल वाले भी इसके खानदान वाले ही है। तो कोमल बोली, मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत मजबूरी में इस घर में की, मगर वो मेरी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। मैं भी सोच रही हूँ कि एक दिन आएगा, ऊपर वाला उसके साथ में बेहतर कर देगा। मैंने एक दिन देखा, मेरी कजन रो रही थी। मैंने उसको देख लिया, उसके मुंह पर थप्पड़ का निशान था। मैंने कहा, ये तुम्हें किसने मारा है? उसने कहा, मुझे समीर ने मारा है और मुझे रोज ही मार पड़ती है। मैंने कहा, अभी तुम्हारी शादी को कुछ साल हुए हैं, हालात इस मुकाम पर कैसे पहुंच गए? उसने कहा कि हालात पहले से ही इस मुकाम पर है। हम लोग एक दूसरे की शक्ल बचपन से ही देखते आ रहे हैं। हम लोग एक दूसरे की शक्ल से तंग आ गए हैं। पता नहीं बाकी की जिंदगी कैसे गुजारेंगे। अपनों में कोई शादी ना करे, अच्छा होगा। दूसरी तरफ मेरी अपनी भाभी के 2 मिसकैरेज हो चुके थे। उनके कजिन की वजह से ऐसा हो रहा था। उनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, लेकिन घर वालों का कहना था कि जब ऊपर वाले ने देनी होगी औलाद तो दे देंगे। लेकिन भाभी के 2 मिसकैरेज होने की वजह से उनकी सेहत खराब हो गई थी, दुबली पतली हो गई थी और हर वक्त थकी थकी सी रहती थी। ये सारे मामले देखकर मेरे दिल में डर बैठा जा रहा था कि अब तो शादी की तैयारी शुरू हो गई है। 1 हफ्ता बाद शादी थी और मेरा होने वाला पति भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब तो मेरा दिल घबराने लगा। मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, शादी करूं या शादी से ना कर दूं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं शादी को टाल के सुकून से हो जाऊं। एक दिन मैं उदास बैठी थी कि कोमल आई और कमरे की सफाई करने लगी। उसने मुझसे कहा कि आप क्यों परेशान हैं? मैंने कहा, शादी होने वाली है इसलिए परेशान हूँ। उसने कहा कि शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मैंने कहा, मर्जी से हो रही है पर पसंद से नहीं हो रही है। लेकिन इस घर में पसंद की शादी का कोई रिवाज नहीं है। ये नहीं हो सकता था, क्योंकि लड़कियों को 10वीं के बाद घर बैठा लिया जाता था। न कहीं आना न जाना, न होटल जाते हैं, न किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, ना किसी से मिलते हैं, और किसी को मिलेंगे तो पसंद कैसे करेंगे? फोन रखने की इजाजत नहीं है। हमारे बड़े समझदार है। अच्छी बात है कि अगर किसी को पसंद कर बैठे तो हमारी शादी कौन सा करवा देनी है, सिर्फ अपना दिल जलाना ही था। इस पर कोमल ने कहा कि मोहब्बत की शादी में इंसान खुश रहता है। मैंने कहा, क्यों, बाकी शादी में इंसान खुश क्यों नहीं रहता? उसने कहा, नहीं, मोहब्बत काफी कुछ बचा लेती है। जब इंसान लड़ता है तो सोचता है कि नहीं, मैंने इससे मोहब्बत की थी, तो बर्दाश्त कर लेता है। मोहब्बत की शादी में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच मोहब्बत का रिश्ता होता है और ये जज्बात बहुत खूबसूरत होता है। इसकी बात दिल को लगी, लेकिन मेरी अब शादी हो रही थी। अब कुछ भी करना मुमकिन नहीं था। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आने लगे, मेरी परेशानी में बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि कोई ना कोई मुसीबत आ पड़ती थी। शादी से 2 दिन पहले जब मेहंदी के लिए शामियाना लगाया गया तो वह टूट गया, क्योंकि उनमें आग लग गई थी। उसके मालिक को पैसे देकर दूसरे से बात करनी पड़ी, लेकिन दूसरे ने कहा कि एक सेट तैयार होने में काफी वक्त लेता है। पूरे शहर में कहीं से भी हमारे लेवल का शामियाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमें बहुत अच्छे वाले चाहिए थे। और भी अजीबोगरीब हरकतें हमारे घर में हो रही थी। बिजली खराब हो जाती, कभी कुछ खराब हो जाता, कभी कुछ मसला हो जाता। सब लोग कह रहे थे कि क्या हो गया है, लगता है नजर लग गई है। बार बार में हवन भी करवाया गया, लेकिन फिर भी मसले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत मेरे सर पर आ गिरी। एक रात मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी और मेरी मेहंदी का फंक्शन बेहतरीन तरीके से हो गया था।
सुबह मेरी बारात थी। शोर सुनकर मैं बाहर आई। शोर को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सारे घर के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं भी परेशान हो गई। मैं बाहर निकली तो सब मुझसे पूछने लगे। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे बहुत वक्त के बाद कोई मुझे मिल जाता है। मैंने कहा, क्या हो गया है? तो मेरी होने वाली सास बोली कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ भी रो रही थी और मेरे बाबा सर झुकाए खड़े थे। मेरे भाई के चेहरे पर भी गुस्सा था और जो ऐसे मुझे देख रहे थे जैसे मुझे जानते तक नहीं। मेरा होने वाला पति भी मुंह फेर कर खड़ा था क्योंकि मेरी भाभी ने मेरे कमरे से किसी को निकलते हुए देखा था और उसने ये बात सबको बता दी थी कि मैं उसके कमरे से किसी मर्द को निकलते हुए देख कर आई हूँ और उसको पकड़ भी लिया था। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो चोर हो और चोरी करने आया हो और मेरे कमरे में भी चोरी करने के इरादे से घुसा हो। तो मेरे चाचा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, इसे इस तरह का झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बता चुका है कि वो तुम्हारा आशिक है और तुमसे मिलने के लिए आया था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं हैरान रह गई। ये कौन सा इंसान है जो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है? मैंने कहा, कौन है वो? मुझे भी तो पता चले। सबने कहा, एक तो बुरी हरकत भी करती हो और ऊपर से उसकी शक्ल देखने की बात भी करती हो। हालांकि मैं बिल्कुल साफ दामन थी, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन न किया। घर के सारे आदमी आपस में कोई न कोई बातचीत करने लगे। मेरे चाचा ने मेरे बाबा से कहा, इसको घर से निकाल दो, नहीं तो बदनामी होगी हम सबकी। अभी तो घर में बात है। मुझे यकीन नहीं आया वो कैसे मुझे घर से निकालने की बात कर रहे थे। एक दिन पहले तो सब मुझ पर प्यार न्यौछावर कर रहे थे और सब लोग मुझे घर से निकालना चाहते थे। सब लोगों ने मशवरा किया और उसके साथ ही शादी करवा दी जाए और उसे घर से निकाल दिया जाए क्योंकि उसने सारे घर की औरतों और मर्दों की इज्जत खराब की है। और कुछ ही देर बाद भाई ने मेरा उस अजनबी से शादी करवा कर घर से निकाल दिया। मैं बड़ी मदद मांगने के लिए सबके पास गई, अपने बाबा के पास गई। उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। अपनी माँ के पास रोते हुए गई कि तुमने हमारी इज्जत छीन ली, लेकिन खुद तुमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। सबके पास गई तो वह भी मुझसे बात नहीं करना चाहते थे और मेरी शादी करवा दी गई। मेरा कुछ सामान एक बैग में डालकर सुबह होने से पहले घर से रवाना कर दिया गया। मैंने उसकी शक्ल गौर से नहीं देखी थी। मैं बहुत तेज से चिल्लाई। मैंने कहा, मैंने नहीं जाना इसके साथ, नहीं जाना, मैं इसको नहीं जानती। आप लोगों को गलत फहमी हुई है। कल को अगर हकीकत आप लोगों के सामने आ गई तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। तो मेरे बड़ों ने कहा कि तुम क्या माफ नहीं करोगी? हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम जितनी जल्दी हो सके हमारे घर से निकल जाओ और हम लोगों को कहेंगे कि तुम्हारे लिए हम मर गए हैं। अब हमसे तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। तुमसे मोहब्बत क्यों ना हो, तुम हमें दिखाई मत देना। इस घर में जैसे भी लड़कियां हैं उन सबकी शादी हमने करवाई है। उनसे मर्जी पूछी थी, तुमसे भी पूछा था। तुमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। अगर पहले बता देती कि तुम इस तरह की जलील हरकत करोगी तो हम तुम्हें पहले ही उसके साथ भेज देते। मैं मायूस होकर उस अजनबी के साथ घर से बाहर आ गई। उसके बाद हम लोग रिक्शा के अंदर बैठे थे। मुझे रिक्शा की आवाज आ रही थी और मेरी आंखों में से आंसू बह रहे थे। हम लोग कहाँ जा रहे थे मुझे कुछ पता नहीं। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मेरी जिंदगी में क्या कुछ हो गया। अभी कुछ देर पहले तो मैं सुकून की नींद में सोई हुई थी। सब कुछ ही बदल गया। सबके आने से पहले कहा कि हमें अपनी शक्ल ना दिखाना, तू हमारे लिए मर गई है और तू हमारे लिए मर चुकी है। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। वो आदमी सारे रास्ते मुझसे मुंह छुपाता रहा, यहाँ तक कि मैंने देखा भी नहीं था। उस गलती की वजह से मैं बदनाम हो चुकी थी। मेरे ऊपर से मेरे घर वालों का यकीन उठ गया था। मेरे सारे के सारे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए थे। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन उसका चेहरा ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? उसने जवाब नहीं दिया और काफी देर बाद मुझे टूटे हुए मकान में ले आया। मैंने आसपास देखा तो बहुत ही बेकार हाल था मकान का। यहाँ पर न कोई अच्छी चीज थी और ना ही कुछ बुरी सामान था। बेढंग सा कमरा बना हुआ था, ना और कुछ था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। ये घर भी मेरी जिंदगी की तरह था। इसने मुझे कमरा दिखाया और कहा, आपके लिए मेरे पास ज्यादा अच्छा घर नहीं है, फिलहाल यही मेरा घर है। इसकी आवाज सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए चौंकी क्योंकि अभी मैंने उससे सवाल किया था। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था कि उसने मुझसे चेहरा छुपा रखा था। तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है उसका चेहरा कैसा है मैं भी तो देखूं। जब उसने अपना चेहरे से कपड़ा हटाया तो देखकर मेरे होश उड़ गए। जब मुझे होश आया तो मेरा पति मेरे सिरहाने बैठा मेरा सर दबा रहा था। मैं हैरान और परेशान होकर रह गई।
उससे दूर हो गई, क्योंकि मेरा पति नहीं था वो, बल्कि कोमल थी, जो नौकरानी थी और हमारे घर काम करती थी, सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन ये मेरे पति की तरह क्यों नजर आ रही थी, या फिर इसकी शक्ल मेरे पति से मिलती थी। पता नहीं क्या था, मेरा दिमाग घूम गया। मेरा नाम शयान है। जब तुम स्कूल में पढ़ती थी, मैं तुम्हारे स्कूल के बाहर दुकान लगाता था। तुम जब स्कूल से आती जाती थी तो तुम्हें देखता था और तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता था, इसलिए नौकरानी बनकर तुम्हारे घर में काम करने लगा। तो मैंने वहाँ पर अपना चेहरा छुपा कर रखा था। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने ही तुम्हारे होने वाले पति को सीढ़ियों से धक्का मारा था, और मैंने ही तुम्हारे शामियाने में आग लगाई थी। मैं ही तुम्हारे कमरे में आया था कि उस वक्त मेरे पास शादी रोकने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। मैंने तुम पर इल्जाम लगाया और कहा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ये लोग कुछ इस तरह की हरकत करेंगे मुझे पता नहीं था। मैं कामयाब हो गया और आज तुम मेरी बीवी हो। मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने कहा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम इसे मोहब्बत कहते हो, जिसकी वजह से तुम मुझे अपने खानदान में बदनाम करा कर आए हो। मैं तो एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं वापस जाकर सबको सच सच बता दूंगी। शयान ने मुझे कहा कि तुम शौक से जा सकती हो, लेकिन जिन्होंने पहले तुम्हारा भरोसा नहीं किया, तुमने सोचा नहीं है। सिर्फ 4 घंटे के अंदर उन्होंने तुम्हारी तकदीर का फैसला कर दिया। तुम्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया। जिस शख्स के साथ शादी कर कर तुम उस घर में रहती, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मेरा तरीका गलत है, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं है। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। मेरे कदम ये सोच कर रुक गए, तुमने मेरे साथ क्या किया। कम से कम सोच लेते, समझते, मुझसे पूछ लेते। मेरे माँ बाप को इतना भरोसा नहीं है कि वो उनको कह सकते कि हम अपनी बेटी पर भरोसा करते हैं। ये ऐसा नहीं कर सकती। इतना ज़रूर सोच लेना कि कौन सी दुल्हन शादी से 1 दिन पहले अपने आशिक को घर में मिलने के लिए बुलाती है। तुम्हारे घर वाले इतने कान के कच्चे थे, उन्होंने तुम पर भरोसा नहीं किया था। जो मैंने उनको कहा उन्होंने फौरन यकीन कर लिया और तुम्हें मेरे साथ भेज दिया। उनको तुमसे कोई लगाव नहीं था। शयान ने मुझे कहा, और फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर अभी फिलहाल तुम आराम करो, क्योंकि रात है, सुबह होने तक मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। अभी फिलहाल रात में बाहर सो जाता हूँ, और जब तक तुम इजाज़त नहीं देती मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। पहले ही मुझे अपनी मोहब्बत को अपनाने के लिए गलत रास्ता चुनना पड़ा, और अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। मैं सारी रात रोती रही और सोचती रही कि एक पल में ही मेरे घर वालों ने मुझे बेगाना कर दिया। सुबह शयान नाश्ता भी लाया था, उसने मुझे नाश्ता खिलाया। उसने कहा कि मुझे पता है कि तुमने रात कुछ नहीं खाया होगा। एक रात में इतना ख्याल किया कि उसके बाद उसने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि मैं दोबारा तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। पता नहीं कि मैंने ठीक किया या गलत किया, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो सच्चे रिश्ते होते हैं वही उम्र भर साथ देते हैं, और जिन रिश्तों में सच्चाई नहीं होती वो साथ नहीं देते। जिनके साथ उम्र गुजारी जाए वो लोग मुझे समझ नहीं सके, और एक बंदे की बातों में आकर फौरन मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया। ऐसे रिश्तेदारों से ऊपर वाला दूर रखे।